गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। यूएस ने फाइनली वेनेजुएला पे स्ट्राइक्स कर दी है। वेरी सैड न्यूज फ्रॉम लैटिन अमेरिका। लेकिन आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ बिल्डअप, यूएस ने फाइनली वेनेजुएला पे स्ट्राइक्स कर दी है। उनके जो लीडर है निकोलस मदुरो, उनको पकड़ के न्यूयॉर्क में लेके गए हैं। एंड अ फेमस कोट आज ट्रू हो गया कि निकोलस मदुरो इज गोइंग टू फेस द यूएस लॉ ऑन द यूएस सॉइल। तो आज हम पूरे इस चीज को अनफोल्ड करेंगे कि यूएस ने कैसे स्ट्राइक किया, ग्लोबल रिएक्शंस क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या हो गए साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका पे। तो सबसे पहले इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व दिया गया था, जिसमें बहुत सारे यूएस के फोर्सेस थे। 164 था। डेल्टा फोर्स, दुनिया की सबसे एडवांस फोर्स बोला जाता है डेल्टा फोर्स। यूएस की नेवी, यूएस के एयरफोर्स, सब सब इन्वॉल्व थे। ये अटैक रात में 2 बजे कंडक्ट किया गया, जनवरी 3 को। रात में 2 बजे वेनेजुएला टाइम के हिसाब से, मतलब इंडिया में 4:30 को दोपहर को ये अटैक हुआ है वहां पे। एंड ये अटैक सरप्राइजिंगली सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट चला। और उसमें उन्होंने उनके जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उसको उठा के वो न्यूयॉर्क लेके गए। तो आप इससे समझ सकते हो कि व्हाट इज द पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि कोई भी लीडर जो वेनेजुएला में है उनको वो उठा सकते हैं। एंड वेनेजुएला का जो सबसे गार्डेड, सबसे सिक्योर प्लेस है कैराकस में भी, उनके कैपिटल कैराकस में भी सबसे सिक्योर क्या होता है, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंशियल पैलेस सबसे सिक्योर होता है। तो उसको 2 घंटे में पकड़ लेना, इट्स नॉट अ जोक। इसमें बहुत सारी प्लानिंग लगती है। एंड यूएस हैज मेड इट क्लियर दैट यूएस से बड़ी पावर अभी फिलहाल ये दुनिया में नहीं है। 2 घंटे में ऑपरेशन खत्म करना, इट जस्ट सिग्नल्स यूएस एनिमीज दैट यूएस कैन कम आफ्टर देम। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो रिएक्शंस आए हैं, दैट इज वेरी डीपली अलाइंड विद दिस यूएस स्ट्राइक्स, कि यूएस के पास बहुत पावर है। मैं भी आपको आगे रिएक्शंस भी दिखाऊंगा कि क्या रिएक्शंस दिए गए हैं। तो इसमें 150 प्लस एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड थे। 2 घंटे 20 मिनट ये ऑपरेशन चला। उसके बाद ये मैंने एस्केलेशन की टाइमलाइन भी निकाली है कि अगस्त से तो नेवल बिल्डअप स्टार्ट हो गया था एस्केलेशन में। जब ट्रम्प आए, ट्रम्प ने वेनेजुएला को बहुत सारा उनके इलेक्शंस को रिग बताया, उनको धमकी दी। तो उसके बाद अगस्त से यूएस के बहुत सारे शिप्स जो है वो वेनेजुएला के कोस्ट लाइन पे आने लगे। उन्होंने बहुत सारे वेनेजुएला के शिप्स को मार दिया। ऊपर से 100 प्लस लोगों को उन्होंने, वो जो शिप्स में थे उनको मार दिया। क्या बोला उन्होंने? सिर्फ कि वो ड्रग ट्रैफिक कर रहे हैं। देर इज नो एविडेंस कि वो ड्रग ट्रैफिक कर रहे हैं, बट यूएस इज यूएस, कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। एंड 100 के ऊपर लोगों को उन्होंने मरवा दिया। एंड बीच में एक ऑयल टैंकर भी सीज कर दिया। तो 16 दिसंबर 2025 को तो उन्होंने कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दिया वेनेजुएला के कोस्टल लाइन पे। ना वेनेजुएला में कोई आएगा कोस्ट से, ना कोई जाएगा कोस्ट से। वेनेजुएला में बीच में फूड का क्राइसिस भी हुआ बिकॉज ऑफ कंप्लीट ब्लॉकेज। एंड 3 जनवरी 2026 को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसमें उन्होंने फर्स्ट लेडी एंड प्रेसिडेंट मदुरो को उठा के न्यूयॉर्क ले गए। अब इंपॉर्टेंट है कि वेनेजुएला और यूएस के जो टेंशन है ये कब से है और क्यों है। इट इज सरप्राइजिंग, सबको पता नहीं है, लेकिन वेनेजुएला और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हुआ करते थे 1970s में। जब वेनेजुएला में ऑयल निकला था 1960s में, जब पता चला कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल है वेनेजुएला में, एंड वो भी थिक क्रूड ऑयल है। तो अभी क्रूड ऑयल में भी दो प्रकार आते हैं, एक तो थिक आता है और एक तो थिन आता है। हमें पता है कि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, तो उसको वेनेजुएला में क्यों चाहिए ऑयल? क्योंकि यूएस के पास जो ऑयल है वो थिन ऑयल है, दैट इज शेल प्रोसेसेस ऑयल। तो वो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस आता है। तो उसमें इतना उसमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑयल नहीं है। वो हैवी मशीनरी के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो वेनेजुएला के पास ऑयल है, दैट इज थिक क्रूड ऑयल, जो हम पिक्चर्स में देखते हैं कि ब्लैक कलर का क्रूड ऑयल आता है, दैट इज वेरी हेवी क्रूड ऑयल। उससे जो पेट्रोलियम निकलता है, उससे जो उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, दैट आर वेरी गुड। तो कोई भी एक हैवी मशीनरी में थिक क्रूड ऑयल की बहुत 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 ज्यादा जरूरत होती है। और यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो भी फैक्ट्रीज है, जो भी मशीनरीज है, सब हेवी है। तो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स थिक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बिकॉज दे डोंट हैव। इसलिए उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया है। वेनेजुएला पे अटैक करना 95% दे वांटेड ऑयल ऑफ वेनेजुएला, और जो 5% है उनको एक रिजीम चेंज चाहिए जिसमें उनको
यूनाइटेड स्टेट्स का एक पपेट गवर्नमेंट चाहिए। तो 1970s में वेनेजुएला और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हुआ करते थे। बट वेनेजुएला में जब यूएस कंपनीज गई 1970s में, एक्सॉन मोबाइल और बहुत सारी जो यूएस माइनिंग कंपनीज है, पेट्रोलियम जो निकालती है ग्राउंड से, वो कंपनीज गई, तो होता क्या था तभी कि जो गवर्नमेंट है और जो कंपनीज है वही सब प्रॉफिट कमाती थी। जो कॉमन पीपल है दे वर लिविंग अ वेरी पुअर लाइफस्टाइल। तो 1988 में एक उनके एक लीडर हुए यूगो चावेज नाम के। तो यूगो चावेज ही वाज अ नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड लीडर। यूगो चावेज ने लोगों को प्रॉमिस किया कि वो दुनिया के जो जो कंट्रीज वेनेजुएला में काम कर रहे हैं उनको हटा देंगे, और जो भी रिफाइनरीज है, जो भी फैक्ट्रीज है, सब वेनेजुएला के गवर्नमेंट के अंडर लाएंगे और लोगों को पैसा बांटेंगे। 1999 में यूगो चावेज जीत जाते हैं। यूएस कंपनीज का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है वो पूरा जीरो हो जाता है। यूगो चावेज सबको निकाल देते हैं। तब से यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला में रिलेशंस की बहुत ज्यादा दिक्कत है। एंड यूगो चावेज को भी यूएस ने बहुत बार हटाने की कोशिश करी, बट दे वर अनफेल। यूगो चावेज का 2013 में डेथ हो जाता है। देन उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ये बनते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बाय नैरो मार्जिन। 2013 में इलेक्शंस होते हैं एंड निकोलस मदुरो बहुत नैरो मार्जिन से जीतते हैं। सिमिलरली 2018 में इलेक्शंस होते हैं एंड हद तब हो जाती है जब 2024 में इलेक्शंस होते हैं एंड जो भी एग्जिट पोल्स है वो निकोलस मदुरो के अगेंस्ट होते हैं और उनके अपोजिशन के फेवर में होते हैं। लेकिन ऑन द डे ऑफ काउंटिंग द रिजल्ट निकोलस मदुरो लैंडस्लाइड विक्ट्री पाते हैं एंड जो उनके अपोजिंग लीडर है उनको जेल में डलवा देते हैं एंड कंप्लीट फॉल आउट हो जाता है उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला में। और उसके बाद 2025 के स्टार्ट में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज हेवीली फंडेड बाय ऑयल कंपनीज, तो उनको वेनेजुएला पे ऑयल के लिए अटैक करना ही था बिकॉज ऑफ इट्स फंडिंग। एंड 3rd of Jan को 2026 he attacks Venezuela and kidnaps the Latin American leader Maduro। अभी यूनाइटेड स्टेट्स इसको कैसे देखता है? यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि एक नार्को स्टेट है, हमको ड्रग्स से लड़ना है। सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को ड्रग्स से नहीं लड़ना है बिकॉज मिस्टर पीस प्रेसिडेंट को कभी पीस चाहिए ही नहीं। ही जस्ट वांट ऑयल। यूनाइटेड स्टेट्स को पैसा चाहिए। ये पूरा ऑपरेशन जो था, ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मैंने तो टाइमलाइन कर ली, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2:01 पे एंड 3:30 पे तो वो वेनेजुएला लीडर को कैप्चर कर लेते हैं। तो आप देखो कितना फास्ट, विद इन 1.5 आवर कोई कंट्री के सबसे सिक्योर स्पॉट पे आप जाते हो, उसके लीडर को कैप्चर करते हो और उसको फिर से यूनाइटेड स्टेट्स लेके आते हो। व्हाट द पावर दिस यूनाइटेड स्टेट्स हैव, अनप्रेसिडेंटेड। ये सब दुनिया से बहुत आगे है इन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है। लेकिन दिस शोज द पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ था? इसमें उनके बहुत एडवांस्ड यार, बहुत बहुत एडवांस्ड फाइटर जेट्स यूज हुए थे। F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2, B-1 बॉम्बर्स, स्टेल्थ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीन्स, सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें यूज किया था उन्होंने। उनके जो भी एडवांस्ड मशीनरीज है, F-35 और F-22 रैप्टर दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ रैप्टर है। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल का अटैक था वेनेजुएला में। 150 प्लस एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड थे अराउंड वेनेजुएला एंड 2 घंटे 20 मिनट ऑपरेशन चला। इसमें डेल्टा फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम था। डेल्टा फोर्स वही फोर्स है जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था, जिन्होंने अफगानिस्तान में ऑपरेशन किया था। यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया की सबसे एडवांस्ड फोर्स बोला जाता है डेल्टा फोर्स को। उसके बाद कैजुअलिटीज, जो 40 प्लस कैजुअलिटीज हुई वो सब वेनेजुएलन मिलिट्री पर्सनल्स की हुई जो कि मदुरो के सिक्योरिटी में थे। जब डेल्टा फोर्स आई उन्होंने सबको मार दिया। वो अराउंड 40 to 50 पीपल थे। यूएस के साइड में कोई किसी की डेथ नहीं हुई है, सिर्फ इंजरीज हुई है, वो भी बहुत माइनर इंजरीज है। उनका कोई इक्विपमेंट भी खराब नहीं हुआ। सो दिस इज प्रिटी गुड स्टफ बाय यूनाइटेड स्टेट्स बाय द स्टैंड पॉइंट ऑफ मिलिट्री। कैजुअलिटी देखो, 25 मेंबर्स जो थे मिलिट्री पर्सन कैजुअल हुए, फिर 10 पैरामिलिट्री हुए एंड सिविलियन कैजुअलिटीज 5 हुई है। निकोलस मदुरो को यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि ही इज एन ड्रग लॉर्ड। वो वेनेजुएला के कार्टेल को चलाते हैं। ही इज निकोलस मदुरो, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स का बोलना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, निकोलस मदुरो को काराकस से कैप्चर किया। यूएसएस
इमोजिमा जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर लेके गए और वहां से न्यूयॉर्क लेके आए। अब इसकी लीगल पोजीशंस तो अभी पता नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स इज देयर इन्वॉल्व, सो आई डोंट थिंक यूएन कैन डू एनीथिंग। यूएन तो एक मजाक है, कोई उनका सुनता नहीं है, इट्स जस्ट सेइंग कि सबने शांति से रहना चाहिए। देयर आर सो मेनी वॉर्स गोइंग ऑन, इसराइल हमास था, यूक्रेन रशिया इज करंटली गोइंग ऑन, इंडिया पाकिस्तान वाज गोइंग ऑन, नाउ दिस वेनेजुएला यूएस इज गोइंग ऑन। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर सकता है, दे डोंट हैव पावर नाउ। यूनाइटेड नेशंस को बनाया इसलिए गया था कि वॉर ना हो, लेकिन पूरा उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा फेल हो गया है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का इस पर पोजीशन है कि उनको सेल्फ डिफेंस के लिए करना पड़ा कि वेनेजुएला बहुत सारे ड्रग्स यूनाइटेड स्टेट्स में भेज रहा था, इसलिए उनको सेल्फ डिफेंस के लिए ये ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन कोई भी कंट्री में आप कैसे जाके उनके प्रेसिडेंट को ले सकते हो? दिस इज सेटिंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड। ट्रम्प बाहर आते हैं 4th of Jan को एंड ही सेज वी आर गोइंग टू रन द कंट्री अंटिल सच टाइम एज वी कैन सी अ सेफ प्रॉपर एंड जुडिशियस ट्रांजिशन। तो आप समझ सकते हो व्हाट लेवल ऑफ पावर ही होल्ड्स कि वो खुद बोल रहा है कि अब हम रन करेंगे कंट्री को। एंड उसके बाद ट्रम्प ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने क्यों अटैक किया था। अमेरिकन ऑयल कंपनीज विल गो एंड स्पेंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड फिक्स द बैडली ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर द कंट्री। वेनेजुएलन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है इस पर? वो तो ऑब्वियसली बोलने वाले कि दिस इज एन वेरी इलिजिटिमेट किडनैपिंग ऑफ आवर फर्स्ट लेडी एंड फर्स्ट मैन प्रेसिडेंट। अब वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिगेज, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। डोंट नो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर से उनको धमकी दी है कि इफ ही डजंट बैक आउट यूनाइटेड स्टेट्स विल कंडक्ट अनदर ऑपरेशन। बट पता नहीं क्या होता है, हाउ द थिंग्स गोज ऑन। अब यहाँ पे ये मैप पे देखते हैं कि लैटिन अमेरिका के रिएक्शंस कैसे कैसे रहा है। ब्राजील ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेम किया है, बोलीविया ने कंडेम किया है, कोलंबिया ने कंडेम किया है, मैक्सिको ने कंडेम किया है, क्यूबा क्यूबा ने कंडेम किया है, चिली ने कंडेम किया है। तो ये सब ने कंडेम किया है क्योंकि ये जो सब लीडर्स है दे आर प्रिटी लेफ्टिस्ट लीडर्स एंड उनको पता है कि नेक्स्ट टारगेट वो भी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कंडेम किया है। जो राइट राइट लीडर्स है जैसे अर्जेंटीना, उन्होंने सपोर्ट किया है। उसके बाद इक्वेडोर ने सपोर्ट किया है, पनामा ने सपोर्ट किया, पनामा वही जिसको डोनाल्ड ट्रम्प को पनामा कहना चाहिए, तो उन्होंने सपोर्ट किया है। दे नो इफ दे डोंट सपोर्ट दे कैन बी द नेक्स्ट। बाकी जो रीजनल पावर है वहां की, ब्राजील कोलंबिया, उन्होंने तो पूरा कंडेम किया है कि दिस बॉम्बिंग इज प्रिटी अनएक्सेप्टेबल। कोलंबिया कोलंबिया इज वेरी एंटी ट्रम्प एंड ट्रम्प ने कोलंबिया को वार्निंग भी दी है कि कोलंबिया इज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका क्या करेगा अभी, जो जो कंट्रीज अमेरिका के अगेंस्ट है उनको एक एक करके सीधा करेगा, क्योंकि अमेरिका डजंट वांट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड रशिया इन इट्स ओन बैकयार्ड। सो एक एक कंट्री के लीडर जो अगेंस्ट अमेरिकन पॉलिसीज है उनको एक तो हटवा देंगे या उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अमेरिकन पॉलिसीज, यूएस के सामने झुकना पड़ेगा। दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, बिकॉज आप यूएस जैसे जायंट के साथ लड़ नहीं सकते हो। ये वेनेजुएला के एग्जाम्पल से हमको सब समझ में आता है। उसके बाद जो यूरोपियन अलाइज है उनका क्या रिएक्शन है? किसी का कुछ भी रिएक्शन नहीं है। दे आर जस्ट सेइंग कि वी आर वाचिंग द सिचुएशन क्लोजली। हम और आप क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, वाचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली। क्योंकि इन सबको पता है जब यूएस घुसेगा तब पूरे अलाइज को लेके आएगा, सबको ऑयल मिलेगा, सब पैसा बनाएंगे। इसलिए इमानुएल मैक्रोन जो इतना ह्यूमन राइट्स करते, क्या बोला है उन्होंने? द ट्रांजिशन टू कम मस्ट बी अ पीसफुल, डेमोक्रेटिक एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ द विल ऑफ वेनेजुएलन पीपल। अरे कोई कंट्री के प्रेसिडेंट को अगर यूनाइटेड स्टेट्स उठा लेके जाता है तो क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं, ये क्यों बोल रहा है ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पता है कि यूएस के आगे कुछ बोल नहीं सकते हो, एंड सेकंड ऑयल निकला है तो यूनाइटेड नेशंस के जो जो ये यूरोपियन अलाइज है, यूएस के जो जो यूरोपियन अलाइज है, सबको सब आएंगे और सब वहां से पैसा कमाएंगे, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो मेजर पावर थी इनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा थी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेम, बहुत ज्यादा कंडेम करेंगे। दे ऑल डिसअपॉइंटेड। चाइना डिसअपॉइंट कर दिया, बहुत हेविली डिसअपॉइंट कर दिया चाइना ने। रशिया हेविली डिसअपॉइंट। चाइना क्या बोला है? दे आर डीपली शॉक्ड। अरे
what are you shocked about? It was going to happen. United States was building the military around Venezuela from August. रशिया तो जब से यूक्रेन वॉर में गया है तब से इट हैज बिकम अ वेरी वीक पावर. वो पहले कैसा कि पावर बैलेंस होता था कि यूएस अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है तो रशिया उसको अगेंस्ट रहेगा, या रशिया जिसको सपोर्ट कर रहा है यूएस उसके अगेंस्ट रहेगा, तो हमेशा पावर बैलेंस रहता था. लेकिन जब से रशिया यूक्रेन के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इट हैज बीन अ हार्ड टाइम फॉर रशिया टू स्टैंड अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स. यूएन का क्या रिएक्शन है? यूएन का वही है कि दिस इज डेवलपमेंट आर वेरी डेंजरस, प्लीज बैक ऑफ, डायलॉग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कोई सुनता नहीं यूएन का. यूएन को तो बंद कर देना चाहिए. और क्या करते हैं, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं और उसमें सब जाके बोलते हैं कि यूएस ने गलत किया, यूएस ने गलत किया, एंड यूएस वीटो कर देता. यही चलता है बस, क्योंकि जो 5 मेजर वीटोइंग पावर है वही सब वॉर में. अब इसके, ये तो हो गया ग्लोबल रिएक्शन. तो इसके इम्पैक्ट क्या है? इसके इम्पैक्ट ह्यूज रहने वाले. फर्स्ट है माइग्रेशन प्रेशर, बहुत बिल्डअप होगा. जो पहले माइग्रेशन था कि 200 वर्स्ट 200 केस था, अभी जो वर्स्ट केस हो गया वो 450 हो गया. अब लॉन्ग टर्म में देखिए माइग्रेशन 2500, और जो पहले था वो 800 था. और इसका प्रेशर कहा जाएगा नेबरिंग कंट्रीज पे. 38% जो माइग्रेशन एब्जॉर्ब करता है वो कोलंबिया करता है. उसके बाद पेरू 20% करता है. ब्राजील ब्राजील 15% करता है. तो इन पे प्रेशर आएगा. इसलिए भी इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेम किया है. लेकिन माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा प्रेशर अभी इन सब कंट्रीज को झेलना है. ऑयल और मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है इसका? वेनेजुएला यूजुअली इतना ऑयल निकालता नहीं था बिकॉज दे डिडंट हैव द रिसोर्सेज फॉर दैट, क्योंकि उनपे दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए थे यूएस ने. उनके पास इतने कस्टमर्स नहीं थे. वो मैक्सिमम ऑयल यूएस खुद लेता था एंड चाइना लेता था. तो ऑयल प्राइसेस शॉर्ट टर्म के लिए राइज होंगे बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी. लेकिन वेनेजुएला खुद इतना ऑयल प्रोड्यूस करता नहीं है एंड इट डजंट हैव अ बिगर से इन ऑयल मार्केट इन द वर्ल्ड. तो ब्लेंड क्रूड की जो भी प्राइस है इट्स करंटली स्टेबल. बट अगर मान लीजिए कि वेनेजुएला की सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है, देन द मार्केट्स कैन राइज. एनर्जी मार्केट्स, स्पेशली एनर्जी मार्केट्स विल राइज. सो अभी इसमें रिस्क बहुत ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ने उठाया. एंड ये ऑपरेशन सिर्फ वेनेजुएला के अगेंस्ट नहीं है, ये ऑपरेशन पूरे लैटिन अमेरिका, पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अगेंस्ट है. क्योंकि एक कंट्री में अगर अनरेस्ट हो जाता है, उस कंट्री में क्या क्या हो सकता है? लूटिंग हो सकती है, सिविल अनरेस्ट हो सकता है, रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है, ऑयल उनका जो है वो सैबोटाइज हो सकता है. और इसकी वजह से बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनमें अनरेस्ट फैल सकता है, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है उनमें. और एक बार माइग्रेशन हो जाता है तो उनके बहुत सारे जो गैंग मेंबर्स है वो माइग्रेट करके जा सकते हैं. कोलंबिया में अनरेस्ट फैला सकते हैं, ब्राजील में अनरेस्ट फैला सकते हैं. तो पूरा कॉन्टिनेंट ही अनरेस्ट अनरेस्ट हो जाएगा. सिविल वॉर हर जगह चलने लगेगी. जैसे हम देखते हैं कि अफ्रीका में क्या होता है. अफ्रीका में कोई भी जो सिचुएशन है एक गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाती. जैसे अभी सूडान है, सूडान और साउथ सूडान, इनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलती है. सिमिलरली और 3-4 कंट्रीज उनमें कॉन्फ्लिक्ट चलती है. तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कॉन्फ्लिक्ट है. और इसका एक इम्पैक्ट ये भी देखा जा सकता है कि जब भी यूएस ऑयल के लिए घुसा है उस कंट्री को उसने बर्बाद करके छोड़ा है. जैसे हम देखते हैं कि इराक में सद्दाम हुसैन के पीछे यूएस गया, बर्बाद हो गई इराक. अफगानिस्तान बर्बाद होगी, सीरिया बर्बाद होगी. इट शुडेंट बी द केस विद वेनेजुएला, क्योंकि अगर ये बर्बाद हो जाता है सो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज 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 सेटबैक फॉर लैटिन अमेरिका. अब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसके बहुत है. लैटिन अमेरिका पे इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है. यूनाइटेड स्टेट्स खुद को बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी पूरे ऑपरेशन में, जैसे उनको अफगानिस्तान में आई थी. लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समझेगा. जितने जल्दी यहाँ पे इलेक्शन होके गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाए तो पावर वैक्यूम यहाँ पे फिल हो जाएगा एंड देयर वुड बी नो रूम फॉर द गैंग्स, फॉर द लोकल कार्टल्स टू राइज. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने लैटिन अमेरिका पे इससे पहले 1989 में इन्वेजन किया था ऑन पनामा. और वो इन्वेजन सेम था. आप देख सकते हो कि जस्टिफिकेशन क्या दिया था पनामा के इन्वेजन के टाइम, कि ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है पनामा टू फ्लोरिडा. और आज का जस्टिफिकेशन क्या है कि नकलस मदुरो नार्को टेररिज्म ऑपरेशन चला रहे अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स. तो सेम नाम से उन्होंने पनामा में इन्वेड किया था, सेम नाम से वेनेजुएला में इन्वेड किया.
तो इट इज प्रिटी सेम ऑपरेशन। तो लोग इसको जोड़ के देख भी रहे कि इन्वेजन ऑफ पनामा एंड स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला आर कंप्लीटली सेम। अब इसके जल्दी क्या हो सकता है, वेनेजुएला में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाए, अगर यूएस को ऑयल चाहिए तो प्राइवेटाइज कर दे वेनेजुएला, क्योंकि यूएस के आगे आप लड़ नहीं सकते हो, एंड सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल में लाया जाए। देखिए, तीन मेन सिचुएशन हो सकती है। एक है जिसकी प्रोबेबिलिटी लो है, दैट इज निगोशिएटेड ट्रांजिशन। यूनाइटेड स्टेट्स क्या करे कि क्विकली 6 महीने में इलेक्शंस कर ले, बाकी सब सैंक्शंस लिफ्ट कर ले, एंड जो पीपल लेड गवर्नमेंट है वो पावर में आ जाए। दूसरा जो मॉडरेट जिसकी पॉसिबिलिटी है वो है डिफैक्टो गवर्नमेंट, कि यूनाइटेड स्टेट्स खुद के जो बहुत सारे की पोजीशंस है उनको ऑक्यूपाई कर ले, जैसे ऑयल, जैसे फॉरेन पॉलिसी, उनको ऑक्यूपाई कर ले, और बाकी जो छोटे छोटे पोजीशंस है वो वेनेजुएलन लीडर्स को दे दे। तो ये कंट्रोल स्टेबलाइजेशन होगा। लेकिन जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी और सबसे ज्यादा कियोस जहाँ पे फैलेगा वो है कि ड्रग कार्टेल्स और जो वहाँ के गैंग है वो पूरा स्ट्रीट्स को अपने हाथ में ले ले, वहाँ पे वॉयलेंस हो बहुत हद तक, एंड इलेक्शन ही ना हो अगले 24 महीने तक, 2 साल तक। तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज 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 सेटबैक फॉर वेनेजुएला एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ लैटिन अमेरिका। तो देखते हैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स कैसे करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला केस ट्रू हो जाता है तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज ह्यूज सक्सेस फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। ये अटैक डोनाल्ड ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी एंड उनकी लेगेसी पे पूरा रिफ्लेक्शन है। जब डोनाल्ड ट्रम्प ऑफिस छोड़ेंगे तब अगर उन्होंने वेनेजुएला का केस बहुत अच्छे से संभाला है, यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत पैसे उन्होंने वेनेजुएलन ऑयल से निकाले हैं, देन ही इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट प्रेसिडेंट। अगर ये ऑपरेशन फेल हो जाता है तो he is going to be the worst president of the United States। बाकी इसके यूएन चार्टर के हिसाब से आप नहीं कर सकते हो, वही सब इसमें दिया हिस्टोरिकल 19, इससे पहले 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स ने पनामा में इन्वेड किया था विद द सेम रीजन, अभी भी सेम रीजन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है। यही कंक्लूजन है इस पूरी इसका कि जल्दी से जल्दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स को अगर ऑयल चाहिए तो वेनेजुएला उनका ऑयल सेक्टर ओपन करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने दे, एंड जो गैंग मेंबर्स है, कार्टल्स है, उनके पास पावर ना चले जाए। लेट्स होप कि लैटिन अमेरिका फिर से एक बार राइज करे एंड मिस्टर पीस प्रेसिडेंट सच में पीस करे। दैट्स वी होप। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also stay tuned for the further information. Thank you.